जय श्री श्याम फ्रेंड्स। तो आइए स्वागत करते हैं हम आपका हमारे YouTube चैनल पर श्याम हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे अपने इस चैनल पर मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश अपने आप में एक गौरव है। चित्तौड़ को हम सभी जानते हैं और चित्तौड़ के बारे में पढ़ना अपने आप में एक गौरवमय है। हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम चित्तौड़ पढ़ रहे हैं और चित्तौड़ की अनगिनत कथाएं हैं जिनको हम जानते हैं। उन्हीं कथाओं में से हम मेवाड़ के कुछ राजवंश और उनका संबंध लेकर के कि दिल्ली से उनका क्या क्या संबंध रहा था उससे संबंधित हम बात करेंगे आज की क्लास में, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो शुरू करते हैं हम मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। हमारा जो टॉपिक है वो है मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। यदि हम मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं इस कहानी में कि मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत की कहानी कैसे शुरू होती है। तो मेवाड़ का तो हमें पता है कि ये तो गुहिल या गुहादित्य के समय से ही चली आ रही है, जिसका प्रमुख वास्तविक उत्तराधिकारी हम बप्पा रावल को मानते हैं। बप्पा रावल कालभोज एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। मेवाड़ की यदि बात करें तो मेवाड़, मेदपाट, ये सिवी जनपद, ये सभी मेवाड़ को ही इंगित करते हैं, मेवाड़ को ही बताते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जैसे बहुत सारे कोटेशन हमें पढ़ने को मिलते हैं मेवाड़ के बारे में। जैसे धर जाता, धर्म पलटता, त्रिया पड़नता ताव, त्रिया ताव है 3 दिन मरण रहा है, 3 दिन मरण का। काई रंक काई राव, ये प्रसिद्ध कहावत है। इस कहावत के द्वारा मेवाड़ प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, कहावत क्या है? कहावत धर जाता यानी कि जमीन, अपनी जमीन छीनना, मातृभूमि, कोई मातृभूमि को जबरदस्ती आपसे छीने। धर्म पलटता, कोई आपसे जबरदस्ती धर्म चेंज करवाए। त्रिया पड़नता था, या किसी भी धर्म की माँ बेटी की इज्जत की बात आती है। तो ये 3 दिन मरण का, तो ये 3 दिन जो हैं ये मरण के लिए हैं कि उस दिन तो आपको अपने मरने का विचार भी त्याग करके और उस दिन लड़ाई लड़नी चाहिए। काई रंग काई राव, कोई भी रंग हो, चाहे कोई भी भिखारी हो, कोई राजा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, सबके लिए है ये। और मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने यही किया। वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसके लिए लड़े। उन्होंने अपनी माँ बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लड़े और इसीलिए आज हम मेवाड़ को जानते हैं, चित्तौड़ को जानते हैं। और ये चित्तौड़ मेवाड़ इसीलिए फेमस है। चित्तौड़ के लिए भी एक कहावत है बड़ी फेमस कि उसमें कहा गया है कि झरना झरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, और जप जप जो करे तब पावे चित्तौड़। ये आप चित्तौड़ के जाएंगे दुर्ग को देखने, तब आप देखोगे कि जहाँ पर वो झरना झरता रहता है, तो वो झरना जो है उसमें पानी जो आ रहा है वो गोमुख से आ रहा है। और वहीं पर उसी जगह एक जो गैप स्थान है उसको निर्भयनाथ जी की समाधि स्थल बताया गया है। और निर्भयनाथ जी ने जब समाधि पोज अत्यधिक तपस्या की तो भगवान शंकर जी उनसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनको वर दिया। और ऐसा मानते हैं कि वो ही वापस होकर के
आगे चल के कि निर्भयनाथ जी बप्पा रावल के रूप में जन्म लिए और शिव शंकर भगवान जो थे ये आए हरित ऋषि के रूप में और उन्होंने उसको मेवाड़ की ये जो भूमि थी ये जितवाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ है मेवाड़ के अंदर ही है और हमें ऐसी कहीं नहीं मिलता है, ये मेवाड़ में मिलता है, चित्तौड़ में ही मिलता है। ठीक है, और मेवाड़ वालों के लिए एक और ख़ास बात जो कहा जाता है कि वो तो नहीं मेवाड़, वो तो नहीं मेवाड़, तो वो तो नहीं हिंदवाड़। ठीक है, वो तो नहीं मेवाड़, तो वो तो नहीं हिंदवाड़, हिंदवाड़, वो तो नहीं मेवाड़, तो वो तो नहीं हिंदवाड़। खांड्यो कदी नहीं खड़कत्यो, खांड्यो कदी ने खड़कत्यो, खांड्यो कदी ने खड़कतो, भारत छिपतो भांड, भारत छिपतो भांड। क्यों क्यों कहा जाता है ये कहावत? देखो, इस कहावत में आपको बताया गया है कि वो तो नहीं मेवाड़, कि यदि मेवाड़ नहीं होता तो क्या होता, तो वो तो नहीं हिंदवाड़। अगर मेवाड़ ही नहीं होते, मेवाड़ के राजा नहीं होते, तो हिंदू लोग नहीं होते, हिंदुस्तान नहीं होता। खांडो कभी नहीं खड़कते, और जो तलवार लेके आज घूमते हैं या जो भी तलवार है, तो ये तलवार हमारे पास कभी नहीं होती, ये खड़कती नहीं, तलवार से लड़ाई होती ही नहीं। भारत छिपतो भांड, भारत जो है वो बस एक नॉर्मल भांड की तरह ही लगता। भांड मतलब आप ये समझ लें कि उस समय वीरता नहीं होती, सूरवीर खत्म हो गए होते। जिस सूरवीरता को भारत आज दिखाता है वो सूरवीरता दिखाई नहीं जाती। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर मेवाड़ वाले नहीं होते तो सभी को मुगल जो थे वो धर्म चेंज करवाते थे। तो ये एक रीजन है जिसके कारण मेवाड़ के लिए कहावतें कही गई हैं, और मेवाड़ को जिस लिए जाना जाता है, और हमारे सिलेबस में मेवाड़ दिया गया है, तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम अपने सिलेबस में मेवाड़ के राजवंशों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए हम शुरू करते हैं मेवाड़, और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत की। यदि इसकी बात करें हम, तो कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी होती। पहली चीज, दिल्ली का शासन, दिल्ली सल्तनत जो है वो आई है 1206 से शुरू हुई है। ठीक है, कब तक रही है? 1526 ईस्वी तक। 1206 में शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मामलूक वंश का था, मामलूक वंश, या आप इसी को कहते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम या मामलूक वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे शुरुआत हुई और अंत में आएगा लोधी वंश, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इधर रहेगा लास्ट में इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी पर जाकर के ये पूर्ण रूप से कहानी समाप्त हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। तो हम तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम या मामलूक वंश से है, और इसी वंश में आगे चलकर कहाँ तक चले गए? बहाउद्दीन बलबन तक। इसी वंश का अंतिम जो शासक रहेगा वो कौन सा रहेगा? बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, कब तक? 1290।
अब मान लो 1290 तक, 85 तक बाउद्दीन बलबन रहेगा, 5 साल और रजक तक ही रहेंगे। और इसके बाद आए खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लेकिन ये जो लड़ाई है, हम जो यहाँ बात करेंगे इनके संबंध की, तो 1206 से शुरुआत होगी और इसका एंड होगा 1326 में, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो हमें तुगलक वंश में ही पढ़ना होगा बस 1326 तक, क्योंकि उसके बाद इतने संग्राम युद्ध वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली वाले इधर मेवाड़ में आए ही नहीं। तो मैं 1206 से स्टार्ट कर 1326 तक ही अध्ययन करना होगा। उसके बाद अंतिम जो होगी वो होगी इब्राहिम लोधी वाला बात, वो पार्ट के, ठीक है, वो हम बात करेंगे सांगा में स्पेशली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहला शासक इधर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक कौन बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनेगा इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के इन दोनों के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन है, तो मेवाड़ का शासक है जैत्र सिंह, ठीक है, रावल जैत्र सिंह। तो अब हमारी शुरुआत करते हैं हम रावल जैत्र सिंह से। मेन हेडिंग पॉइंट है दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। और इसमें हमारा पहला जो पॉइंट है वो है रावल जैत्र सिंह, 1210 से 1253। पहला शासक पढ़ेंगे हम रावल जैत्र सिंह। बारह सौ 10 से 1253 ईस्वी, ठीक है। तो इसकी जानकारी कहाँ से होती है, तो पहली जानकारी का स्रोत है एकलिंग नाथ जी का शिलालेख। एकलिंग नाथ जी का शिलालेख, ये है 1213 ईस्वी का। ये शायद इसका पहला शिलालेख है, कौन सा पहला शिलालेख, पहला शिलालेख है ये, रावल जैत्र सिंह का पहला शिलालेख है। और इससे हमें जानकारी मिलती है इसके शासनकाल की। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं वो भी क्या कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्ययुगीन मेवाड़ में, मध्ययुगीन भारत में मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का स्वर्ण काल, जैत्र सिंह के शासनकाल में, ठीक है, मध्य युग में। तो उसके बाद गौरी शंकर ओझा जो हैं वो कहते हैं कि भाई तुर्कों के लिए सबसे कट्टर शत्रु जो है वो कौन है, जैत्र सिंह है। ये कौन कह रहे हैं, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। इनका मानना है कि ये दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए मेवाड़ के शासकों में
मेवाड़ शासकों में शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, ये सब कौन कह रहा है? गौरी शंकर ओझा कह रहे हैं। अब इसकी जो हमें जानकारी मिलती है चीरवा लेख से, तो किस किस की जानकारी मिलती है बात करते हैं। चीरवा लेख से हमें, चीरवा की लेख या चीरवा लेख से हमें इसके इल्तुतमिश से संघर्ष की जानकारी मिलती है। हुआ क्या कि इल्तुतमिश यहाँ पर आया और 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य कभी यहाँ पर आक्रमण किया नागदा पे। नागदा पर जो आक्रमण किया, इस सब में ये सफल नहीं हो पाया, परंतु इसमें नागदा लगभग बहुत नुकसान पहुंचा नागदा को। नागदा नष्ट हो गई। तो जयद्रथ सिंह नागदा के नष्ट होने के बाद मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के अधीन था उस समय चित्तौड़। तो मालवा पर आक्रमण करके चित्तौड़ को छीन लेता है और चित्तौड़ को अपनी क्या बनाता है? नई राजधानी बनाता है। ठीक है, संघर्ष हम एक साथ पढ़ेंगे सभी। तो पहले हम जितना हमने ये बात की है, पहले हम एक बार इसको लिखते हैं। पहले थोड़ा सा ये लिखते हैं, उसके बाद संघर्ष दरबारी उनकी बात करेंगे। चीरवा लेख में कौन से युद्ध का वर्णन मिलता है? तो भूतला का युद्ध। देखो, एकलिंग नाथ जी की चौकी से एकलिंग नाथ जी की एकलिंग नाथ जी की चौकी से 1213 ईस्वी का शिलालेख मिला है। 1213 ईस्वी का शिलालेख मिला है। शिलालेख मिला है जो इसके शासनकाल का, जो इसके शासनकाल का पहला शिलालेख है। कौन सा है? पहला शिलालेख है, पहला लेख है, पहला लेख है। ओके, उसके बाद हमने बात की थी डॉक्टर दशरथ शर्मा की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ठीक है, रावल जयद्रथ सिंह, रावल जयद्रथ सिंह का शासनकाल, रावल जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्ययुगीन मेवाड़ शासकों का स्वर्णकाल है, स्वर्णकाल था, शासकों का स्वर्णकाल था। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार, ओझा के अनुसार गुलाम वंश के शासकों के समय, गुलाम वंश के शासकों के समय है, शासकों के समय जयद्रथ सिंह सबसे शक्तिशाली शासक था।
जयद्रथ सिंह मेवाड़ शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था। जयद्रथ सिंह मेवाड़ शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। ओके, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब इसकी प्रशंसा जो है वो विरोधियों ने भी की है, और ये हमें कहाँ मिलता है? चीरवा लेख में। इसकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की है। इसकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की है। ठीक है, चीरवा लेख में ही हमें जयद्रथ सिंह को शक्तिशाली बताया गया है। चीरवा लेख में जयद्रथ सिंह को शक्तिशाली बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं इसमें आगे। ठीक है, रफ करते हैं इसको। यदि इसकी बात करें तो हमें पहली चीज जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी कहाँ से मिलती है इस संघर्ष की? तो पहली है चीरवा लेख, दूसरा है दांदवा लेख, दादवा लेख, तीसरा है आबू लेख, आबू। ठीक है, आबू शिलालेख हो गया। अब चौथा है जो एक है जयसिंह सूरी थे, जयसिंह सूरी। जयनाथन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हमीर मद मर्दन। ठीक है, ये जो थे, इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में इन्होंने वो इल्तुतमिश के ऊपर लिखा, और इन्होंने हमीर जो है इस पुस्तक में वो इल्तुतमिश को बोला है। हमीर जो है इसी को अमीर बोलते हैं, अमीर। अमीर, तो अमीर जो शब्द है वो यहाँ किसके लिए आया है? अमीर शब्द के लिए आया है। ओके, तो अमीर शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? जो ये अमीर शब्द है वो अमीर का ही है, और अमीर शब्द जो है वो उस समय मॉडर्न हमने मुस्लिम जो शासक हैं वो अमीर कहलाते थे। मुस्लिम जो बड़े बड़े उच्च पदों पर अधिकारी होते थे वो सब अमीर कहलाते थे। ठीक है, यह शासन सत्ता के निर्माण में जो सहयोग निभाते थे वो सब अमीर होते थे। तो इल्तुतमिश को इस पुस्तक में जयसिंह सूरी ने हमीर कहा है, और यहाँ अमीर जो है वो अमीर शब्द के लिए यूज में लिया गया है, और ये अमीर शब्द इल्तुतमिश के लिए आया है। ठीक है, तो
बात करते हैं। ये जय सिंह सूरी कौन था? जैनाचार्य। कौन है ये? जैनाचार्य। कौन कहाँ का? बड़ौच के जैन मंदिर। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा हमें इल्तुतमिश से संघर्ष की जानकारी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात है कि भूताला का युद्ध होता है। भूताला युद्ध हुआ 1222 से 1229 ईस्वी के बीच में, कहीं भी कभी भी हुआ है, परंतु इस दौरान हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? तो जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, और इस युद्ध में इल्तुतमिश पराजित हो गया, उसको सफलता नहीं मिली। ठीक है, परंतु खास बात, जयद्रथ सिंह इस युद्ध में जीत तो गया, लेकिन नागदा पूरी तरह नष्ट हो गई। कौन? नागदा। नागदा नष्ट हो गई। जयद्रथ सिंह के सेनापति हैं सेनापति। सेनापति कौन है? एक है बालक और मदन। बालक और मदन अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया इस युद्ध में। ठीक है, परंतु इस युद्ध में जो नागदा का दुर्ग रक्षक था, नागदा नष्ट हुई है, नागदा का दुर्ग रक्षक जो था पेमराज, पेमराज वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, इस युद्ध में। ओके, तो अब अपन ये वाली चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम आगे। तो अगली हेडिंग हमारी इल्तुतमिश से संघर्ष। इसमें लिखेंगे जयद्रथ सिंह का इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ। जयद्रथ सिंह का इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ, जिसकी जानकारी निम्न से प्राप्त होती है। पहला चीरवा लेख, दूसरा चीरवा लेख, दूसरा है दांतवा लेख, दांतवा लेख, आबू शिलालेख, आबू शिलालेख, इसमें इल्तुतमिश को तुरुस्क कहा गया। तुरुस्क कहा गया। ये आबू शिलालेख हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं। आगे है अपना अंतिम जय सिंह सूरी का हमीर मद मर्दन।
जयसिंह। सूर्य का ग्रंथ क्या है? अमीर मद मर्दन। अब इसकी बात करते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि पहली चीज कि यह जो था यह गुजरात के चालुक्य राजाओं के अधीन था। भड़ोच का जैन मंदिर तो उसका आचार्य था। यह गुजरात के चालुक्य राजाओं के अधीन भड़ोच के जैन मंदिर का आचार्य था। जैन मंदिर का आचार्य था। ठीक है। जय सिंह ने इल्तुतमिश को अमीर कहा। जय सिंह ने इल्तुतमिश को अमीर कहा। अमीर कोष्टक में आप लिख लेंगे अमीर। अमीर कहा। ओके। अब हमारे इम्पोर्टेंट चीज है भूतला का युद्ध। तो वो तो आएगा नहीं, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम भूतला के युद्ध की चर्चा करते हैं। वो चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो रब करें। हेडिंग बनाए अगली भूतला का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध की चर्चा करते हैं। ठीक है, भूतला का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ? तो रावल चैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। ठीक है, पराजित हो गया, सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसमें सफलता नहीं मिली है, तो ये लिख दो ना, सफलता नहीं मिली, पराजित हो गया, एक ही बात है। अब आगे बात करते हैं रावल जैत्र सिंह के कौन कौन। तो रावल जैत्र सिंह के सेनापति लड़े। सेनापति कौन है? एक है बालक, दूसरा है मदन। बड़ी वीरता से लड़े। ठीक है, इस युद्ध में नागदा का दुर्ग रक्षक पेमराज वीरगति को प्राप्त हो गया। पेमराज वीरगति को प्राप्त हो गया। पेमराज वीरगति को प्राप्त
हो गया। ठीक है, नागदा, इस युद्ध में नागदा को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। तो इस युद्ध में नागदा को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। ओके, नागदा को बहुत क्षति पहुंची। और इसी के साथ आपका उस समाप्त भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध के बाद आपको बताया जाता है कि इस समय कौन सिंध पे भी हुआ। सिंध आक्रमणकारियों से भी संघर्ष रहा है इनका। सिंध आक्रमणकारियों से संघर्ष, यही लिख लेते हैं, सिंध आक्रमणकारियों से संघर्ष। ठीक है, तो इस समय एक था तिमेजिन। तिमेजिन कौन? चंगेज खान, द ग्रेट खान, चंगेज खान। तो चंगेज खान ने इस समय ख्वारिज्म पर अटैक कर दिया। ख्वारिज्म को इसने पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया। तो ख्वारिज्म का जो शहजादा है मांगवर्णी, जलालुद्दीन मांगवर्णी, तो जलालुद्दीन मांगवर्णी ख्वारिज्म का शहजादा है, जलालुद्दीन मांगवर्णी। तो ये जलालुद्दीन मांगवर्णी जो है, उसने इल्तुतमिश के पास संदेश पहुंचाया कि भाई मेरे को आश्रय चाहिए। तो इल्तुतमिश ने कहा, उसको संदेश पहुंचा दिया कि भाई इंडिया में एट दिस टाइम लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है, आपको यहाँ रहने के लायक नहीं है, मौसम नहीं है, सही नहीं है। तो इसने टाल दिया। अब उसको पता था ना कि अब मैं मना करूँगा तो ये जाएगा किधर, कि इल्तुतमिश को पता था कि अब ये जाएगा सिंध की ओर। और सिंध में एक थट्टा नाम की जगह है, सिंध में है थट्टा नाम की जगह। और यहाँ पर शासन कर रहा है जो इल्तुतमिश का विद्रोही है, ठीक है, विरोधी। तो इल्तुतमिश को पता था कि ये उधर ही जाएगा। तो जलालुद्दीन मांगवर्णी ने इधर सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। इधर जो शासक था कुवाचा सरेंडर हो गया। ठीक है, जलालुद्दीन मांगवर्णी इधर शासन कर लिया। अब उसने शासन करने के बाद इधर सिंध से फिर उसने अटैक किया इधर मेवाड़ की ओर। लेकिन मेवाड़ सेनाओं ने, जो बालक और मदन के सेनापति थे, इनके नेतृत्व में इन्होंने इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया और ये वापस चला गया। ठीक है, तो अपन एक बार अब इस युद्ध का भी लिख लेते हैं थोड़े से शब्दों में। द ग्रेट खान को ध्यान रखें। देखो, जलालुद्दीन मांगवर्णी की सेनाओं ने जलालुद्दीन मांगवर्णी की सेनाओं ने जलालुद्दीन मांगवर्णी की सेनाओं ने सिंध जीतने के बाद अहिंदबाड़, ठीक है, अहिंदबाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ सेनाओं ने इन्हें पराजित कर दिया।
मेवाड़ सेनाओं ने इन्हें पराजित कर दिया। पराजित, ओके। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको, फिर बात करते हैं आगे। मांग बढ़ने का आक्रमण खत्म। अब अपन मालवा का संघर्ष पढ़ते हैं। मालवा से क्या लिया? चित्तौड़। चित्तौड़, ठीक है। मालवा में किसका शासन है? परमारों का, ठीक है। तो मालवा भेजे, पहले बात करते हैं। ठीक है, मालवा में कौन है? परमार। अब एक लाइन का वो है, समझना क्या कि परमारों से इसने और चित्तौड़ को ले लिया, बस इतना से। तो जयते सिंह ने मालवा के परमारों से चित्तौड़ छीन लिया। जयते सिंह ने मालवा के परमारों से चित्तौड़ छीन लिया। चित्तौड़ छीन लिया, ठीक है। पहली बात ये एक इम्पोर्टेंट जो चीज है, इसने चित्तौड़ में प्राचीर बनवाई। प्राचीर क्या होती है? दुर्ग के जो चारों तरफ जो दीवार होती है वो। तो इसने चित्तौड़ में प्राचीर बनवाई। प्राचीर बनवाई, ठीक है। खास बात, जब चित्तौड़ जीत लिया तो इसे अपने क्या बना दिया? राजधानी। इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि नागदा नष्ट हो गई। मेवाड़ के राजाओं की राजधानी कौन कौन रहा? तो पहली रही नागदा। नागदा हुआ था, अल्लाह ले गया अपने आहट। तो नागदा, आहट, और आहट के बाद चित्तौड़। इसके बाद उदय सिंह लेके जाएगा उदयपुर। फिर प्रताप जी इनकी राजधानी कौन रहेगी? चावंड, ठीक है। चलो बात करते हैं अब। इसके बाद अगला है जालोर विजय। ठीक है, जालोर विजय। देखो, कीर्तिपात सोनकरा जो था उसने चित्तौड़ छीन लिया था। कीर्तिपात सोनकरा ने क्या छीन लिया था? चित्तौड़ छीन लिया था। इसने उससे बदला लेने की बात की, भाई बदला लिए जाए। जालोर पर आक्रमण करके इन्होंने उदय सिंह जालोर पर आक्रमण कर दिया। अब इसके समय, जय सिंह के समय कौन है? तो उस समय है उदय सिंह। उदय सिंह सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान, ठीक है। इस समय शासक कौन है? जालोर का उदय सिंह सोनगरा चौहान। उसको पता है कि यार बराबर के कोई भी नहीं जीत पाएगा ना हार पाएगा। तो इससे बढ़िया ये युद्ध हो, उससे बढ़िया कि अपनी पुत्री, इसकी बेटी थी, बेटी की शादी कर देते हैं अपने से, ठीक है। तो इसने क्या किया? उदय सिंह सोनगरा ने अपनी जो बेटी थी रूपा देवी, कौन है? रूपा देवी का विवाह कर दिया, ठीक है। अपन भी रीजन लिखते हैं पहले।
कीर्तिपाल सोनगरा ने चित्तौड़ छीन लिया था। कीर्तिपाल सोनगरा ने चित्तौड़ छीन लिया था। चित्तौड़ छीन लिया था। ठीक है, तो जयद्रथ सिंह ने इसका बदला लेने के लिए जालौर पर आक्रमण कर दिया। छीन लिया था। जयद्रथ सिंह ने इसका बदला लेने के लिए जालौर पर आक्रमण किया। जालौर पर आक्रमण किया। और जालौर में कौन है? उदयादित्य सोनगरा ने अपनी पुत्री, अपनी बेटी रूपा देवी की शादी, रूपा देवी का विवाह जयद्रथ सिंह से कर दिया। जयद्रथ सिंह का बेटा कौन है? तेज सिंह। तो तेज सिंह से कर दिया। ठीक है, तेज सिंह से कर दिया। ओके, चलो। उसके बाद है नासिरुद्दीन महमूद से संघर्ष। इसमें दिल्ली सुल्तान कौन है? दिल्ली सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है ये दिल्ली सुल्तान है, लेकिन इस समय इसके पूर्ण रूप से शासन का उत्तराधिकार शासन कौन संभाल रहा है? तो वो संभाल रहा है बहाउद्दीन बलबन। शासन की पूर्ण रूप से देख रेख कौन कर रहा है? बहाउद्दीन बलबन। बलबन ने भेजी सेना कि चलो भाई चित्तौड़, और हार हूर के वापस आ जाओ, वापस दिल्ली। जीत ही नहीं पाए, हार ही गए। बस इतना सा है, एक ही बात है, एक एक लाइन के हैं, लेकिन अपन को ये याद रखना है कि ये लिखा किसने है, ये बात कह कौन रहा है। बस मैं स्रोत की जानकारी पर बिल्कुल याद रखने हैं कि ये चीज़ की जानकारी हमें मिलती किससे है। ठीक है, तो हमें इसकी जानकारी बताता है फरिश्ता। कौन बताता है? फरिश्ता। ठीक है, फरिश्ता की बुक कौन सी है? फरिश्ता की तारीख़ फरिश्ते गुलशन इब्राहिम। कौन सी है? गुलशन इब्राहिम या तारीख़ फरिश्ता। ठीक है, तो लिखते हैं बहाउद्दीन बलबन। बहाउद्दीन बलबन, इसकी जानकारी लेते हैं। फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि सुल्तान ने किसे? मेवाड़ को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, हमारा लास्ट संघर्ष हो रहे चालुक्य सोलंकियों से संघर्ष। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं चालुक्य सोलंकियों की।
ठीक है भाई, रब करते हैं इसको। चालक सोलंकियों से संघर्ष। अब बात करते हैं चालुक्यों के। कहाँ के शासक हैं? गुजरात के, अहिंदबाड़ के, अहिंद पाटन के, एक ही बात है तीनों की। ठीक है, तो इस समय शासक कौन है? त्रिभुवन पाल। गुजरात शासक कौन है? त्रिभुवन पाल, ये शासक है। और इसके विरुद्ध भेज दिया मेवाड़ के जयद्रथ सिंह ने। फिर अब युद्ध होना था, तो इसका एक दरबारी है, इसका दरबारी है धवल देव। कौन है? धवल देव। इसके दो प्रमुख मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल, तेजपाल, ये दो प्रमुख हैं। ठीक है, तो धवलदेव की सहायता से, इसकी सहायता से त्रिभुवन पाल और जयद्रथ सिंह के बीच में क्या हो गई? मध्यस्थता हो गई, संधि। संधि के दौरान त्रिभुवन पाल ने कह दिया कि भाई ऐसा करो, आहड़ का जो क्षेत्र है वो हम दे देते हैं। तो आहड़ का क्षेत्र इन्होंने दे दिया। आहड़ दे दिया किसको? जयद्रथ सिंह को। किसने? त्रिभुवन पाल ने। ठीक है, लिखते हैं ये सामंत है, त्रिभुवन पाल का सामंत। ये इसके दरबारी वास्तुपाल और तेजपाल। देखते हैं, अहिंद पाड़ में या अहिंद पाटन में त्रिभुवन पाल का शासन था। अहिंद पाड़ में त्रिभुवन पाल का शासन था। शासन था। ठीक है, इसके सामंत धवल देव के दरबारी, इसके सामंत धवल देव के दरबारी वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, धवल देव की मध्यस्थता से धवल देव की मध्यस्थता से जयद्रथ सिंह से संधि कर ली। जयद्रथ सिंह से संधि कर ली और उसे आहड़ का क्षेत्र दे दिया। और उसे आहड़ का क्षेत्र
दे दिया कि भाई ये 8 का क्षेत्र ले लो। ठीक है, अब अंतिम चीज होती है जयद्रथ सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। लास्ट है जयद्रथ सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये लास्ट है, इसके बाद आपका जयद्रथ सिंह समाप्त हो जाता है। जयद्रथ सिंह की क्या क्या है देखो, इसने मेवाड़ राज्य का विस्तार किया। नागदा के स्थान पर इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसने मेवाड़ का विस्तार किया, नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके जो सेनापति थे वो बालक और मदन थे। ठीक है, ये इसकी उपलब्धियां हैं। इसका जो अमात्य मंत्री है वो कल्याण मेहता और जगत सिंह है। अब कल्याण मेहता और जगत सिंह। ठीक है, और नागदा का कोषाध्यक्ष है डूगर सिंह। ठीक है, ये इसकी उपलब्धियां हैं। तो एक बार अपन नोट डाउन कर लें। जयद्रथ सिंह ने मेवाड़ राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसने बढ़ा दिया, किस चीज को बढ़ा दिया? राज्य को बढ़ा दिया। ठीक है, एक तो राज्य का विस्तार हो गया। उसके बाद इसने नागदा के नष्ट होने पर किसे? चित्तौड़ को राजधानी बनाया। नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अब इसकी शासन में 3 प्रमुख केंद्र हो गए। ठीक है, नागदा, चित्तौड़ और आहट। ठीक है, नागदा, चित्तौड़ और आहट। नागदा, चित्तौड़ और आहट इसके शासन के प्रमुख थे। ठीक है, अब इसके वो दरबारी में बात करें तो सेनापति अपन ने पढ़ ही लिए। सेनापति कौन है? बालक और मदन। दूसरा है मदन। ठीक है, इसका यदि अमात्य की बात करें, कल्याण मेहता और दूसरा है जगत सिंह। कल्याण मेहता और जगत सिंह कोषाध्यक्ष। ठीक है, नागदा का कोषाध्यक्ष ऐसे लेना है। नागदा का कोषाध्यक्ष डूगर सिंह कौन है? नागदा का कोषाध्यक्ष। ये इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास बस इतनी ही। बात करेंगे अपने अगली क्लास में आगे के शासकों के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।